होता है उसके कई कारण होते हैं। वह परिवेश के कारण भी भिन्न हो सकता है और वह उस माहौल पे या उस व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई क्षमताओं के द्वारा भी अलग हो सकता है। व्यक्तित्व एक तरीके से हमारी जन्मजात और अर्जित क्षमताओं का समुच्चय मात्र है। आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख विषय व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्ण कथन भी किया जा सकता है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी कहा जाता है। यह पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे व्यक्ति में नहीं पाई जाती। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक गत्यात्मक समष्टि जिस पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण उसमें बदलाव आ सकता है। व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार क्रियाएं गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। जन साधारण में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है, परंतु मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप गुणों की समष्टि से है, अर्थात व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण और आंतरिक तत्व दोनों को ही माना जाता है। परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिकों दार्शनिकों समाज शास्त्रियों और व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परिभाषाएं दी। इस प्रकार व्यक्तित्व की सैकड़ों परिभाषाएं दी जा सकती हैं। अध्ययन की दृष्टि से गिलफोर्ड 1959 ने इन परिभाषाओं को 4 वर्गों में बांट दिया, जो निम्नलिखित: संग्राही परिभाषाएं, कलात्मक परिभाषाएं, सोपानित परिभाषाएं, समायोजन पर आधारित परिभाषाएं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ विशेष तत्वों का हाथ होता है, जिन्हें हम व्यक्तित्व के निर्धारक या डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। यही तत्व मिलकर व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग देते हैं। इन्हीं तत्वों के अनुरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। कुछ विद्वानों ने व्यक्तित्व के निर्धारण में जैविक बायोलॉजिकल आधार को प्रमुख माना है, तो कुछ ने पर्यावरण संबंधी आधार को प्रधानता दी, परंतु व्यक्तित्व के विकास में इन दोनों निर्धारकों का हाथ होता है। जैविक निर्धारकों को हम 4 भागों में बांटते हैं: आनुवांशिकता, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक गठन व स्वास्थ्य व शारीरिक रचना। पर्यावरण संबंधी निर्धारक 3 हैं: प्राकृतिक निर्धारक, सामाजिक निर्धारक व सांस्कृतिक निर्धारक। जैविक निर्धारकों में सर्वप्रथम आनुवांशिकता। व्यक्तित्व में कुछ गुण पैतृक या आनुवांशिक होते हैं। शरीर का रंग रूप शरीर की बनावट गुणों से युक्त हो सकती है। इसका कारण बालक को प्राप्त हुए अपने माता पिता के गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के। बालक की आनुवांशिकता में केवल उसके माता पिता की देन नहीं होती, बल्कि बालक की आनुवांशिकता का आधा भाग माता पिता से, 1/4 भाग दादा दादी से, नाना नानी से और 8वां भाग परदादा दादी व अन्य पुरखों से प्राप्त होता है। अध्ययन बालक के व्यक्तित्व पर पैतृक गुणों का प्रभाव पड़ता है। उनका रंग रूप शारीरिक गठन गुण उनके माता पिता से या उनके दादा दादी के गुणों के अनुरूप हो सकता है। इसी तरह उनके बुद्धि मानसिक क्षमताओं का गुण उनके पूर्वजों के अनुरूप हो सकता है। कई अध्ययनों में देखा गया है कि पूर्वजों की मानसिक व्याधियों के गुण उनकी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति में प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पैतृक गुणों का व्यक्ति के व्यक्तित्व गठन पर कम या ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गठन व स्वास्थ्य। शारीरिक गठन के अंतर्गत व्यक्ति की लंबाई, बनावट, वर्ण, बाल, आँख, नाक, कान, अंगों की गणना होती है। ये शारीरिक विशेषताएं इतनी स्पष्ट होती हैं कि बहुत से लोग इन्हीं से व्यक्ति का बोध करते हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है, फिर भी ये विशेषताएं व्यक्तित्व की द्योतक अवस्था, शरीर से हष्ट पुष्ट सुंदर व्यक्ति को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। वे उसके शारीरिक गठन की प्रशंसा करते हैं। इससे उन व्यक्तियों के मानसिक पहलू पर प्रशंसा का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि दूसरों की अपेक्षा वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है और उसमें आत्मविश्वास स्वावलंबन की भाव पैदा हो जाता है। शारीरिक गठन ठीक न होने और शारीरिक अंगहीनता रहने पर व्यक्ति में हीन भावना पैदा हो जाती है। वो अपने आप को गया बीता व हीन समझने लगता है और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। इस प्रकार अपने कार्य की सफलता में सदा वह आशंकित रहता है। अभाव की पूर्ति के लिए वह असामाजिक व्यवहारों को अपना सकता है। व्यक्तित्व विकास का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं वह अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें सामाजिक विकास होता है। स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्यों की सफलता से समय पर पूरा करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। इसके ठीक विपरीत अस्वस्थ व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। वह अस्वस्थता के कारण अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाता।
जिससे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते और इससे कार्य करने में रुचि कम रहती है। अस्वस्थ व्यक्ति दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। इस तरह व्यक्तित्व पर शारीरिक गठन व स्वास्थ्य का भी काफी प्रभाव पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अत्यधिक प्रभाव रहता है। ये प्रत्येक मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ये बिना नलिकाओं के शरीर में स्राव भेजती हैं। इनके स्राव न्यायसर या हार्मोन्स कहलाते हैं। इन ग्रंथियों में एक या एक से अधिक हार्मोन्स का स्राव करते हैं। मुख्य रूप से ग्रंथियां 8 होती हैं: पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अविवेकी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि व जनन ग्रंथि। शारीरिक रसायन अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं शारीरिक रचना के अतिरिक्त व्यक्तित्व के जैविक विकास में शारीरिक रसायनों का भी विशेष उल्लेख आवश्यक है। प्राचीन काल में मनुष्य के स्वभाव के कारण उसके शरीर के रसायन तत्वों को माना गया। ईसा के लगभग 400 वर्ष पूर्व यूनान के प्रसिद्ध चिकित्सक और विचारक हिप्पोक्रेटिस ने शरीर के भीतर पाए जाने वाले रसायनों के आधार पर व्यक्तित्व के स्वभाव का निरूपण किया है। लगभग इस प्रकार का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया। ये शारीरिक रसायन 4 प्रकार के: रक्त, पित्त, कफ व तितलीय द्रव। रक्त की अधिकता व्यक्ति में आदतन आशावादी, उत्साही होता है। पित्त की अधिकता पर व्यक्ति चिड़चिड़े, कोपशील प्रकृति के होते हैं। जिस व्यक्ति में कफ अथवा श्लेष की प्रधानता होती है वे शांत व आलसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति श्लेष्मिक प्रकृति का कहते हैं। जिस व्यक्ति में तिलीय द्रव या श्याम पित्त की प्रधानता होती है ऐसे व्यक्ति उदास, मेलानोक्रोनिक रहने वाले होते हैं। इन्हीं के आधार पर हिप्पोक्रेटिस ने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया है। उपरोक्त जैविक कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य जैविक कारक भी हो सकते हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ये कारक हैं बुद्धि, रंग, रूप, कलर और लिंग। प्राकृतिक निर्धारक मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता है। उसके जीवन, व्यक्तित्व, भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु का प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु उसके स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट, मानसिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों का रंग गोरा होता है, गर्म जलवायु में रहने वाले व्यक्ति सांवले रंग के होते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों का शारीरिक गठन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पहाड़ी लोगों का शारीरिक गठन, जिन जगहों पर भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा होती हैं वहां के लोगों में सुरक्षा की भावना कम होती है। यदि व्यक्ति की भौगोलिक परिस्थितियों का जलवायु बदल दी जाए तो उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आता है। जैसे उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोगों में शीत प्रदेश में रखा जाए तो उनकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को यदि उष्ण प्रदेशों में रख दिया जाए तो उनका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है। सामाजिक निर्धारक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज की इकाई भी है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वह समाज में रहता है। अतः समाज की संरचना का, समाज के लोगों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार के लोगों से लेकर समाज के लोगों तक का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। परिवार या घर का प्रभाव, माता पिता का प्रभाव। सभी मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में घर के परिवेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्यों का बालक के व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव पड़ता है। जन्म काल से ही मनुष्य का व्यक्तित्व विकास प्रारंभ होता है। जन्म के समय उसकी माता ही उसका परिवार माता तक सीमित होता है। उसे अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः माता के विवेकशील व्यवहार कुशल रहने पर बालक सही ढंग से देखभाल करने से संतान बालक का व्यक्तित्व उचित ढंग से होता है। शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के व्यक्तित्व विकास का श्रेय उनकी माताओं पर जाता है। माता पिता द्वारा आवश्यकताओं की उचित पूर्ति होने से बालक आगे चलकर आशावादी, कर्मवीर, परोपकारी बनते हैं। किंतु माता पिता द्वारा आवश्यकताओं की उचित पूर्ति न करने से व पर्याप्त स्नेह न देने से बालक कर्महीन, निराशावादी बन जाता है। बालकाल में तिरस्कृत रहने पर हीन भाव व असुरक्षित भाव से पीड़ित रहता है तथा उसमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। आगे चलकर वह परालंबी स्वभाव का हो जाता है। वह अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का मुंह देखता रहता है। फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व विकास उचित दिशा में नहीं होता। माता पिता के प्रेम के अभाव में सभी बालकों पर एक सा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें बालक की जन्मजात स्वभाव व प्रवृत्तियों का बड़ा महत्व है। माता पिता के प्रेम की अवहेलना, ताड़ना से एक बालक दपु बन सकता है, परंतु दूसरा बालक दबंग व उदंड बन सकता है। अल्पोट के अनुसार वही आग जो मक्खन को पिघलाती है वह अंडे को कठोर बना देती है। माता पिता द्वारा बच्चे को पिढ़ाना और गोद में न लेना उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। घर के अन्य सदस्यों का प्रभाव, बालक के व्यक्तित्व पर घर के अन्य सदस्यों का भी काफी प्रभाव पड़ता है। घर में रहने वाले दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी, बड़े भाई बहन व अन्य रिश्तेदारों का उसके परिवार में रहते हैं तो उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास में पड़ता है। बालक के व्यवहारों को देखता और सीखता है। कालांतर में यह व्यवहार उसके व्यक्तित्व का एक भाग बन जाता है।
परिवार में बड़े लोग बालक के सामने आदर्श के समान होते हैं। बालक उन जैसा बनना चाहता है और तादात्म्य होकर क्रिया अपनाता है। यदि परिवार में बालक इकलौती संतान है तो परिवार में उसे आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार मिलता है। फलस्वरूप वह जिद्दी व शरारती हो जाता है। बच्चे के लिए शरारती होना एक आवश्यक गुण है और उससे आगे चलकर वह निर्भीक व साहसी बनता है। परंतु आवश्यकता से अधिक शरारती होने पर वह नियंत्रण की सीमा तोड़ देता है। वह समाज विरोधी व्यवहारों को सीखता है, उसमें रुचि रखने लगता है। अतः उनका व्यक्तित्व विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। यदि परिवार बड़ा है, संयुक्त परिवार है, उसके सदस्यों और व्यवहारों का समायोजन नहीं है, घर में कलहपूर्ण स्थिति रहती है, उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास पर पड़ेगा और बालक का समायोजन आगे चलकर गड़बड़ हो सकता है। यदि परिवार के सदस्यों में आपराधिक प्रवृत्तियां हो तो उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। बालक में आपराधिक प्रवृत्तियां जन्म देती है, आगे चलकर वह बालक को सामाजिक व आपराधिक अपराध करने लगता है। इस प्रकार भग्न परिवार ब्रोकन फैमिली भी किशोर अपराधियों को प्रश्रय देती। जन्म क्रम का प्रभाव प्राय यह बात आमतौर पर स्पष्ट है कि परिवार के छोटे बड़े, सबसे बड़े या सबसे छोटे अधिक भिन्न क्रम के बालकों के प्रति एक सा व्यवहार नहीं किया जाता। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर के अनुसार परिवार में बालक के जन्म क्रम का उसके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसकी शारीरिक स्थितियाँ उसकी कार्यशैली को भी प्रभावित करती है। सबसे छोटा बालक सभी से लाड़ प्यार पाता है, अतः वह दूसरों पर अत्यधिक निर्भर बन जाता है। सबसे बड़ा बालक स्वावलंबी व निर्दयी बन जाता है, क्योंकि कुछ दिन तक वह इकलौता रहने के कारण उसमें चीजों को हिस्सा बांटता है और ना ही वह कोई उसका अधिकार छीनने वाला होता है। परंतु दूसरे बालक के जन्म से पहले बालक के मन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे उसका एकाधिकार छिन जाता है और कभी कभी उसकी अवहेलना होने लगती है। अतः छोटे बालक की प्रतिष्ठा करने लगता है और अपना अधिकार बनाए रखने की कोशिश करता है। संधानकर्ताओं ने प्रत्येक जन्म कर्म में बालक में एक सी समान संख्याओं की उलझने पाई। एडलर के इस कथन में बहुत कुछ सत्यता है। व्यक्ति अपनी जीवन शैली बहुत कुछ परिवार में प्रारंभिक जीवन से ही निश्चित कर देता है, परंतु यह मानने के निश्चित प्रमाण नहीं है कि बालक की यह शैली आजीवन अपरिवर्तित रहे। विद्यालय का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास विद्यालय में होने वाले अध्ययन, विद्यालयों में शिक्षक, बालक सहपाठी, विद्यालय की भौगोलिक स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। पदाधिक शिक्षा का प्रभाव विद्यालय में शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, इसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। कई विद्यालयों में धार्मिक कट्टरता की शिक्षा दी जाती है, जिससे बालक के व्यक्तित्व विकास संकीर्ण हो जाता है। वह एक निश्चित धर्म की ओर मुड़ जाता है। उसका बालक दूसरे धर्मों के प्रति ईर्ष्या और देश करने लगता है। कई अंग्रेजी भाषा के विद्यालयों में बालक को मातृभाषा और अन्य भाषाएं नहीं बोलने दी जाती, बल्कि केवल अंग्रेजी भाषा बोलने पर बाध्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में बालक का मानसिक दबाव बढ़ जाता है, उसमें निराशा कुंठाएं पैदा हो जाती है, जिससे आगे चलकर बालक के व्यक्तित्व विकास और समायोजन में बाधा आती है। कई विद्यालयों में संतुलित शिक्षा नहीं दी जाती। आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दोष है बालक के मानसिक शारीरिक विकास समुचित ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसके पाठ्यक्रम की जितनी ज्यादा पुस्तकें पढ़ाई जाए उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बालक के बस्ते का बोझ, गृह कार्य की मार बालक के सर्वांगीण विकास में बाधक है। संतुलित व्यक्तित्व विकास, सर्वांगीण विकास और मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय में संतुलित व नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रायोगिक आधारित मूल्य परक शिक्षा, अनेकांश धार्मिक शिक्षा व शारीरिक विकास की शिक्षा भी बालक के व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायक है। शिक्षकों का प्रकार, शिक्षकों का प्रभाव जिस प्रकार बालक परिवार में माता पिता से तादात्म्य कर लेता है, उसी प्रकार विद्यालय में शिक्षकों के साथ तादात्म्य कर लेता है। यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो तो बालक के व्यक्तित्व विकास पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार बालक शिक्षकों के नकारात्मक गुणों को सीख जाते हैं। शिक्षकों द्वारा बालकों से बीड़ी सिगरेट मंगवाना या उनकी उपस्थिति में उनका प्रयोग करना, क्योंकि तादाद में कर बालक बीड़ी सिगरेट पीना सीख जाता है। फलस्वरूप बालक के व्यक्तित्व में वे गुण जुड़ जाते हैं। संक्षेप में आमतौर पर बालक के प्रति व्यवहार में प्रकट होने वाले व्यक्तित्व के सभी गुण बालक के व्यक्तित्व विकास पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। सहपाठियों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास पर उसके सहपाठियों, विद्यालय के साथियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में उसको सभी प्रकार के साथियों के साथ रहना पड़ता है। कई सहपाठी आयु में उससे भिन्न होते हैं, कई स्नेह करने वाले होते हैं, कई निर्दयी विद्यार्थी भी उसके साथ होते हैं। सभी साथियों का बालक अपने विद्यालय की दिनचर्या व्यतीत करता है, अतः इन कारकों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पड़ता है।